मुकेश गांधी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से आपका कमेंट। हाँ, मेरे हिसाब से यहाँ जो प्रॉब्लम है वो हिंदुत्व और सेक्युलरिज्म के सामने है। बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना में मैं भी 10 साल रहा हूँ, बाला साहब के बहुत ही करीब रहा हूँ। उद्धव ठाकरे के साथ भी मेरी अच्छी दोस्ती थी, आज भी है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से नीलेश भाई ने जो वर्णन किया और जो एनालिसिस की, उनके साथ में बहुत मुद्दों के ऊपर मैं सहमत हूं। क्योंकि शिवसेना एक विचारधारा है, शिवसेना एक हिंदुत्व का एक जोश है। जब पूरे हिंदुस्तान में राम मंदिर के समय में भी किसी ने नहीं कहा, तब बाला साहब ने आगे आकर के कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू है। और उसके कारण जो पूरा एक जोश पूरे हिंदुस्तान में खड़ा हुआ, और बाद में वही शिवसेना, अगर आज भले मैं एनसीपी में हूं, पर वो एनसीपी की सेक्युलर विचारधारा के साथ जुड़ जाती है, तो इट मीन्स के शिवसेना ने अपना अस्तित्व उद्धव ठाकरे के थ्रू जो खो दिया, वो आज शिंदे साहब ने वापिस लाया है। इसलिए भले मैं इनसे एनसीपी में हूं, फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि शिंदे साहब का जो भी स्टेप है वो सही स्टेप है, और वही शिवसेना को अभी करेक्ट करेगी। और एनसीपी को भी जन आंदोलन करके फिर से कांग्रेस के साथ मिलके एक अपनी ताकत वापस महाराष्ट्र में खड़ी करनी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में आज तक कोई पार्टी पूर्ण सत्ता में ना आई। नहीं, तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं, कुल मिला के सर, बिकॉज आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट टू आवर व्यूअर्स ऑल्सो। आप ये कह रहे हैं मुकेश गांधी जी, एनसीपी से ताल्लुक रखने के बावजूद, कि एक नाथ शिंदे जिस शिवसेना पर अपना क्लेम आगे रख रहे हैं, दरअसल वही शिवसेना असली शिवसेना है, वही शिवसेना बाला साहेब ठाकरे वाली शिवसेना है जो हिंदुत्व की पिच पर खेलती थी। जब उद्धव ठाकरे ने सीएम पद की कुर्सी स्वीकार कर ली और वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ गए, उन्होंने उस हिंदुत्व के क्रेडेंशियल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। बरोबर है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। वो कॉम्प्रोमाइज, अगर उनके अंदर इतनी ताकत थी, उनको सीएम बनने का था उद्धव साहब को, तो उनको अपने बलबूते पे अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। तो सर आप कैसे सरकार बनाते फिर? अगर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और बीजेपी के साथ सरकार बना लेते तो प्री पोल अलायंस जारी रहता उनका, फिर एनसीपी और कांग्रेस कैसे आते तस्वीर में, पिक्चर में? एनसीपी और कांग्रेस की यही चाल है, और ये चाल में उद्धव ठाकरे जैसे विचक्षण और बुद्धिशाली नेता फंस गए, और उसके कारण आज पूरा झगड़ा हो गया। इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है किशोर तिवारी, उद्धव ठाकरे को फंसा लिया कांग्रेस और एनसीपी ने। सर प्लीज, मुझे हर गेस्ट को मौका देना प्लीज सर, जल्दी जल्दी, मैंने आपको पहले भी बहुत वक्त दिया है, प्लीज। मुकेश गांधी की बातों में मैं सरोकार रखता हूँ, नीलेश की भी बातों में रखता हूँ। मैंने एक बार भी एकनाथ शिंदे या उनके साथ गए हुआ कोई भी मेरा नेता ये बोल दे कि हम उद्धव जी को हमारा नेता नहीं मानते, तो ये बात चालू होगी। अब दूसरी बात है कि हिंदुत्व छोड़ा नहीं छोड़ा। अब कहता है कि बीजेपी के साथ नहीं जाना यानी हिंदुत्व को छोड़ देना, तो मुकेश जी इनके क्या कॉपीराइट थे हिंदू के? मुझे बताइए ना, आप भी तो ऐसी बात कर देते हो। मैं एक बात बताता हूँ, ये 2.5 साल के अंदर उद्धव जी ने जो अपनी लकीर खींची है, उसमें वो ट्राइबल, ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी के अंदर नए से आए हैं। देखिए, उद्धव जी को छोड़कर शिवसेना के अस्तित्व को कोई मानता नहीं। मैं अभी बोल रहा हूँ, एकनाथ शिंदे ये उद्धव जी के बहुत करीबी है, और आप जो कयास लगा रहे वैसा कुछ भी नहीं है। नीलेश करे ने एक अच्छी बात बोली कि हमारे लोग मिनिस्टर भी बन जाए, लेकिन वो माथा टेकेंगे बाला साहेब के समाधि पे और बाद में मातोश्री आएंगे। तो आप इसकी चिंता मत करो। उद्धव जी ने बोला है कि जिसको जहां जाना है चले जाओ, लौट के आ जाना। हमारे साथ 22 लोग संपर्क में है और 15 लोग यहाँ है। ठीक है, जल्दी से कमेंट प्रवीण नायक, ठीक है सर, ठीक है। एक जल्दी से सवाल, ये महाविकास अघाड़ी को लेकर क्या माना जाए महाविकास अघाड़ी का वजूद खत्म हो गया है अब, कम से कम नंबर गेम के लिहाज से? क्योंकि बयानबाजी तो चाहे एनसीपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो या शिवसेना की हो, उसी तरफ इशारा कर रही है। कोई भी सरकार बचाने की बात तो कर ही नहीं रहा। कल की बॉडी लैंग्वेज और आज की बॉडी लैंग्वेज में तो जमीन आसमान का अंतर है।
प्रवीण नायक जी, आप ही से पूछ रही हूँ सर। या थैंक यू मैडम। मैंने अभी जो नीलेश खरे की बात भी और गांधी की बात भी सुनी, गांधी एनसीपी के समर्थक रहने के बावजूद भी उन्होंने जिस तरीके से बातें अभी शिंदे साहब के लिए रखी थी, मेरा सब लोगों से एक अलग तरीके का मानना है। ये कोई उन लोगों की ऐसी लड़ाई नहीं है जिस लड़ाई के तहत वो जो कहते हैं कि हिंदुत्व की बात है और कोई चीज की बात है। जहां तक मैं आज इतनी साल से कांग्रेस पार्टी में काम करते आया हूं, मेरे युवा काल से मैं काम करते आया हूं, और ये 30-35 साल में मैं दादर में ही सेना के कैंडिडेट के सामने 2 टाइम एमएलए का चुनाव भी लड़ चुका था। आज भी वो सेना का कैंडिडेट वहां से निकल गया। सबसे अहम भूमिका मैं आपके सामने जो एक अलग ढंग से रखते हैं वो ये है, उद्धव जी एक ऐसे इंसान है, मैंने जो पर्सनली उनको देखा है, वो थोड़े से शाय है और ऑनेस्ट है। जो आदमी नेचर के बारे में अच्छी तरह से सोचता है, जो आदमी अच्छी तरह से पर्यावरण के बारे में विचार रखता है जी, वो आदमी गलत तरीके से कोई बातें नहीं करेगा। लेकिन एक कमियां शायद रही उनके पास कि उनके साथ में रहने वाले कई लोग, जिन्होंने ये जो विधायक जो कल परसों से बता रहे हैं, उसके अंदर से कई लोगों की ट्वीट आ रही है कि हम मातोश्री के ऊपर गए थे, हम वर्षा के ऊपर गए थे, हमको मिलने को नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसका मतलब ये हो रहा है कि इनका पर्सनल कोई ईगो हर्ट हो गया है, और ये ईगो जो हर्ट हुआ है ये शायद ठाकरे साहब तक परफेक्टली, उद्धव जी के पास परफेक्टली पहुंचा नहीं होगा, नहीं तो जानबूझ के कई जो दीवारें खड़ी कर दी उधर वो अटका के रखा है। सर मैं आपसे वैसे अलायंस के बारे में समझना चाह रही थी। हर कोई यहाँ शिवसेना को ही एनालाइज करना चाहता है। जीसी मल्होत्रा जी कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं। जीसी मल्होत्रा जी, नंबर गेम ले आइए प्लीज स्क्रीन पर वापस। वो तस्वीर भी ले आइए जिसमें 42 विधायक जो हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ हैं। पूरा नंबर गेम जो है महाराष्ट्र असेंबली का वो भी आप स्क्रीन पर ले आइए। शिवसेना, अगर पार्टी के लिहाज से रूल बुक की बात की जाए, जीसी मल्होत्रा जी, रूल बुक के लिहाज से शिवसेना इस वक्त कहां खड़ी है? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है ठाकरे फैमिली के हाथ से वो कंट्रोल जा चुका है, अगर कम से कम रूल बुक की बात करें और एकनाथ शिंदे के दावों की बात करें। देखिए, शिवसेना में स्प्लिट होने के कारण महाविकास आघाड़ी की जो गवर्नमेंट मिनॉरिटी में आ गई है, अगर ये रिजाइन नहीं करते हैं तो गवर्नर साहब इनको कह सकते हैं कि आप अपना कॉन्फिडेंस हाउस के अंदर अप्रूव कीजिए, और अगर ये नहीं करते हैं, कॉन्फिडेंस के लिए कहते हैं, तो कोई और दूसरी पार्टी बीजेपी कह सकती है कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएँ और उसके ऊपर फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर डिसाइड किया जाए। एज इट इज़ स्प्लिट होने के बाद जो महाविकास आघाड़ी है वो मिनॉरिटी में आ चुकी है, और ये वापस आने की संभावना बहुत कम रह गई है। जैसा कि अभी कहा कि अगर वो वापस आ जाएं मुंबई में तो वो एमवीए को छोड़ सकती है शिवसेना। ऐसे केस में न तो ये एनसीपी ना ही कांग्रेस इसको अहमियत देगी ऐसे गठबंधन को। तो बीजेपी के राज करने के लिए ये डिपेंड करता है कि सेकंड पार्टी को गवर्नर साहब इनवाइट करें, अगर उनको लगे कि ये ऑलरेडी मिनॉरिटी में आ चुके हैं और कॉन्फिडेंस हाउस का खो चुके हैं। तो अगर उनको ये करते हैं इनवाइट, तो फिर उनको कहा जाएगा कि आप अपना कॉन्फिडेंस प्रूव कीजिए। ठीक है, मैं एक्चुअली असेंबली से ज्यादा समझना चाह रही थी इसके शिवसेना एज अ पार्टी, बाला साहेब की पार्टी, ठाकरे फैमिली के लिए क्या मायने। वापस आऊंगी सर। मेरी सहयोगी पूजा मेहता गुवाहाटी से हमारे साथ है। पूजा मेहता, वहां से आपके पास फिलहाल क्या अपडेट है, बताइए हमारे दर्शकों को। बीजेपी के अगर इस वक्त पिक्चर में होने की बात की जाए, अभी तक बीजेपी ने बहुत कॉशन का इस्तेमाल किया है, बहुत संभल के बीजेपी बात कर रही है। मौजूदा तस्वीर, जो इस वक्त तस्वीर है बीजेपी की स्ट्रैटेजी, उसमें क्या है, बताइए जरा।
देखिए अदिति, आपको बता दें, जहां तक गुवाहाटी की बात है तो हमने देखा कल जब सूरत से यहां पर वो तमाम बागी विधायक आए थे, साथ में एकनाथ शिंदे भी उनके साथ आए, तो तब हमने देखा उसी दिन सुबह 6:30 बजे तक जो है यहां पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इसी होटल में मौजूद थे। उनके आने से पहले वो यहां से निकल जाते हैं, तमाम अरेंजमेंट्स उनकी तरफ से देखे जाते हैं, लेकिन इस चीज को बेहद सटली की जाती है और बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर बीजेपी कुछ भी नहीं कर रहा है। और आज भी हमने देखा कि असम के कैबिनेट मिनिस्टर अशोक सिंघल भी इस होटल में पहुंचे थे, लेकिन फिर एक बार चुप्पी साधे हुए थे। कोई भी बात उन्होंने नहीं कही कि आखिरकार वो यहाँ पर विधायकों से मिलेंगे या नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि वो बस यहाँ पर ये देखने आए थे कि जो मीडिया यहाँ पर मीडिया की मौजूदगी है उनके लिए अरेंजमेंट्स ठीक ठाक किए हैं कि नहीं। तो कुल मिलाकर जो है बीजेपी खुले तौर पे या सामने आकर या फ्रंट फुट पर आकर कुछ नहीं कह रही है। एटलीस्ट अगर हम गुवाहाटी की बात करें तो मुख्यमंत्री की ओर से अरेंजमेंट जरूर देखे गए, लेकिन विधायक के इस होटल में आने से पहले वो यहाँ से निकल गए थे सुबह 6:30 बजे कल। और आज भी जब यहाँ के कैबिनेट मंत्री अशोक सिंघल भी पहुंचे, उन्होंने पूरी तरीके से चुप्पी साधी के उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो यहाँ पर एकनाथ शिंदे या फिर वो बागी विधायक जो यहाँ पर मौजूद है उनसे मिलेंगे। तो कुल मिलाकर जो है योगी अंकुर त्यागी वहां से हमारे साथ हैं। अंकुर त्यागी, इस वक्त अगर मौजूदा अपडेट की बात की जाए, मौजूदा हालात में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की बात की जाए, तो ठाकरे फैमिली में, मातोश्री में इस वक्त क्या चल रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो जो बड़े जो कद्दावर नेता हैं जो शिवसेना से जुड़े हुए हैं, उनके साथ एक मीटिंग जरूर चल रही थी। सुबह के वक्त में कई सारे विधायक जरूर आए थे, उनके साथ मीटिंग हुई थी और उसके बाद तमाम विधायक निकल गए। उसी के बाद संजय राउत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर ऑफर करते हैं कि 24 घंटे के अंदर अगर जितने भी बागी विधायक हैं एकनाथ शिंदे के साथ, वो अगर आ जाते हैं तो हम ये सरकार छोड़ देंगे, लेकिन कम से कम आप टेबल पर आइए, बात कीजिए। तो अब इसी का क्रम आगे बढ़ाया जा रहा है। प्लान बी की तैयारी हो रही है कि अगर वो नहीं मानते हैं तब इसके बाद क्या होगा। क्या विधानसभा भंग करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा? कितना इसमें उनको कांग्रेस का और एनसीपी का समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर यहां से इस एनडीए सरकार से अगर कांग्रेस या एनसीपी दोनों में से भी अगर कोई एक पार्टी पैर खींच लेती है, तब उसके बाद बचे कुचे से जो सांसद हैं या बचे कुचे जो विधायक हैं, उनके साथ शिवसेना कहां स्टैंड कर पाएगी? तो तमाम चीजें हैं, तमाम सिनारियो हैं जिसके ऊपर इस वक्त बात की जा रही है और लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। मैंने जैसे बताया आपको कि एनसीपी में एक मीटिंग चल रही है, जो वाई बी चौहान की में ये मीटिंग है। तमाम शरद पवार से लेकर जितने भी बड़े नाम हैं वो वहां पे मीटिंग कर रहे हैं और जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूं यहां पर भी एक मीटिंग चल रही है। ये बीजेपी की मीटिंग है जिसमें बीजेपी से जुड़ा हुआ हर मुमकिन बड़ा नाम मौजूद है यहां पर। और इस मीटिंग पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है अंकुर त्यागी कि महाराष्ट्र की सियासत के लिए इस मीटिंग के क्या मायने हैं। आऊंगी आपके पास। संजय राउत की तरफ से आज जो बड़ा बयान आया, अगर आप उनके कल के स्टेटमेंट्स देखें और आज के स्टेटमेंट्स देखें, बड़ा चेंज उसमें दिखाई देता है। बॉडी लैंग्वेज में, तेवरों में बहुत बड़ा चेंज दिखाई देता है। देखिए, इथे बसून तुम्ही पत्रव्यवहार करू नका, इथे बसून पत्रव्यवहार करू नका। इथे मोबाईलवर, व्हॉट्सअपवर किंवा अन्य ट्विटरवर आपण पक्के शिवसैनिक आहात, आपण शिवसैनिक असल्याचं सांगताय, आम्ही शिवसेना सोडणार नाही असं सांगताय, पण आमची भूमिका फक्त सध्याच्या सरकारविषयी आहे। त्या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे। तुम्ही इथे येण्याची हिंमत दाखवा, समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा। नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल। 24 तासात परत या, हे मी परत सांगतो। मी जबाबदारीनं आणि हवेतले हे मी भूमिका मांडत नाहीये। 24 तासात तुम्ही मुंबईत परत या, उद्धव साहेबांसमोर आपण बसू आणि तुमची जी भूमिका आहे ती स्वीकारण्यासंदर्भात नक्की विचार केला जाईल। नीलेश खरे मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। नीलेश खरे, संजय राउत का ये स्टेटमेंट लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, बहुत एनालिसिस हो रही है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? 24 घंटे में मुंबई आए, उद्धव ठाकरे से मिलें, बागी विधायक, मांगों पर विचार किया जाएगा? जी, मुख्य तौर पर अगर आप बॉडी लैंग्वेज की ही बात करें तो जिस दिन एकनाथ शिंदे नॉन रीचेबल थे, उस दिन संजय राउत इस प्रकार से हाथ जोड़कर मीडिया के सामने आते नजर आए। उससे पहले वो अग्निपथ के अमिताभ बच्चन बनकर और चेयर पर इस प्रकार से हाथ डालकर मीडिया का सामना करते थे। आज फिर एक बार जो है उनके हाथ खुल गया है और बॉडी लैंग्वेज फिर एक बार थोड़ी एग्रेसिव होती नजर आ रही है। साफ है कि शिवसेना
कयास लगा रही है कि कुछ लोग जो गुवाहाटी में 48 विधायक अब एकनाथ शिंदे के साथ है, उसमें से कुछ लोग जो है वो वापिस आ जाएंगे और ऐसी स्थिति में जो मैजिक फिगर यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आपको जो मैजिक फिगर चाहिए 37 का, वो कम हो जाएगा और ऐसे में वापस सरकार बचाना शिवसेना के लिए आसान होगा। और इसीलिए एक ऐसे शतरंज की चाल रची जा रही है जिसमें जल्द से जल्द इन विधायकों को मुंबई लाया जा सके। ये विधायक अगर मुंबई आ जाते हैं तो उनमें से एक बड़े तबके को तोड़ना शिवसेना के लिए आसान होगा और इसलिए ये शतरंज की चाल जो है वो रची जा रही है, जो शब्दों के द्वारा रची जा रही है और यही आसार जो है ये इंटरेस्टिंग है नीलेश, ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपने जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज का भी एनालिसिस किया, अंदाज का भी संजय राउत के, आप ये कह रहे हैं कि चेस बोर्ड पर अभी बहुत सारी चाल बाकी है और जो लोग इस गेम को ओवर मान रहे हैं उसमें अभी भी, जो थोड़ी देर पहले हम बात करते कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, वो संभावनाएं कम से कम इस मिनट संजय राउत को तो दिखाई दे रही हैं। जी, केवल संजय राउत को नहीं, कांग्रेस और एनसीपी को भी दिखाई दे रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो कल ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे चुके होते। कल जब मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें ऑनलाइन उद्धव ठाकरे शामिल हुए थे, ये बताया जाता है सूत्रों के हवाले से कि मंत्रिमंडल ने उनको कहा कि आप जल्दबाजी मत करिए, आप मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा मत दीजिए, अभी भी वक्त हाथ से नहीं गया है। संभावनाएं अभी भी है, कांग्रेस एनसीपी को भी ये संभावना लग रही है कि अगर कुछ विधायक टूटकर वापस, कुछ चीजें नाराजगी हो जाए, कुछ विधायकों को पद न मिल पाए, उनकी बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हो, ऐसे में शायद वो वापस आ जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि शिवसेना के कुछ हेर बनकर, गुप्तचर बनकर जो है वो वहां पहुंचे हो, वो शायद वापस आ जाए। तो कई सारी अटकलें लगाई जा रही है और इन अटकलों के चलते जो है वो शिवसेना को अभी भी संभावना लग रही है, एक अपेक्षा है कि शायद वो अपनी कुर्सी और सरकार बचा ले और उसके लिए कई सारी चालें जो है वो चली जा रही है। तो संभावनाएं, और एनसीपी विधायक देवेंद्र भुयर का बड़ा दावा है, मुझे भी मंत्री पद का ऑफर मिला था कुछ दिन पहले, मेरे पास कॉल आया था, गुवाहाटी जाने की शर्त रखी गई थी, लेकिन हम शरद पवार जी के साथ खड़े हैं। सुनिए। नहीं, उनका सभी लोगों से, सभी जितने भी निर्दलीय विधायक है उनको कॉल करना चालू है, उनका बुलाना चालू है। हमारे जो कुछ निर्दलीय विधायक है हमारे विदर्भ के, वो भी लोग गए हैं, मगर मैं पहले दिन से एनसीपी के साथ में जुड़ा हूँ, डीसीएम साहब के साथ में जुड़ा हूँ। मैं 100% कोई भी हालत में नहीं जाऊंगा। आपको कॉल आया तो क्या कहा गया था? कॉल आया तो आपको क्या? उन्होंने सभी बातें, कुछ मंत्री पद भी देने के लिए वो तैयार है, कुछ जो पद चाहिए वो सब पद देने के लिए तैयार है, मगर उनका कहना है कि आप गुवाहाटी आइए, हम गुवाहाटी नहीं जाएंगे। महाविकास आघाड़ी आदरणीय पवार साहब ने यहाँ पे खड़ी करी हुई है, 3 पक्ष लेके निर्दलीय साथ में लेके उनके साथ में हम रहेंगे। नीलेश खरे ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं देवेंद्र भुयर और एनसीपी विधायक कह रहे हैं मुझे भी मंत्री पद का ऑफर मिला था। इन क्लेम्स को कैसे देखा जाए? मुकेश गांधी जी, मैं दूंगी फ्लो आपको सर। भुयर जो है वो एनसीपी के समर्थक विधायक है और पिछले दिनों संजय राउत ने इन पर आरोप लगाए थे कि राज्यसभा चुनाव में जो बगावत हुई है वो यही विधायक है जिन पर संजय राउत ने आरोप लगाए थे कि ये टूटकर बीजेपी से जा मिले हैं और इन्होंने पलटवार किया था कि गलतफहमी संजय राउत फैला रहे हैं, मेरा कोई भी संपर्क जो है वो बीजेपी के साथ नहीं है, मैं लॉयल हूं एनसीपी के साथ और शरद पवार के साथ। फिर एक बार वही दोहराने की वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी ये कहा गया था बीजेपी की तरफ से या एकनाथ शिंदे की तरफ से कि आप हमारे साथ जुड़िए, आपको मंत्री पद देंगे, और वो अपनी स्थिति जो है साफ करते नजर आ रहे हैं एनसीपी के पाले में कि मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं एनसीपी के साथ हूं, मैं लॉयल हूं तो शरद पवार का ही हूं। ठीक है, एक कमेंट जल्दी से मुकेश गांधी जी, उसके बाद संगीत रागी। एक और बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक जारी है। इस वक्त हम आपको ये बता रहे हैं अशोक चव्हाण और पृथ्वीराज चव्हाण इस मीटिंग में मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी, थोड़ी देर पहले नाना पटोले का स्टेटमेंट आपने सुना था, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया उसके बाद ये सवाल उठा क्या कांग्रेस ने भी ये मान लिया है कि अब सरकार के दिन जो है वो नंबर्ड है। मेरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ है। विशाल, कांग्रेस की इस अहम मीटिंग को लेकर आपके पास क्या अपडेट है?
आदित्य देखिए, ये बैठक शाम 5 बजे शुरू हुई है यहाँ पर मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में, जहाँ पर महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चौहान समेत महाराष्ट्र कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। और ये बैठक संजय राउत के बयान के ठीक बाद बुलाई गई है, जिसमें संजय राउत ने कहा कि वो MBA से बाहर आने पर विचार कर सकते हैं अगर शिवसेना के विधायक ये चाहते हैं वो मुंबई आकर बातचीत करें। तो संजय राउत के इस बयान के बाद महाविकास आघाड़ी में भी कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई दिख रही है और कई शंकाओं के बादल यहां पर दिखाई दे रहे हैं कि क्या शिवसेना महाविकास आघाड़ी से अलग होना चाहती है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के नाना पटोले ने ही दोपहर में यह बयान दिया था कि ये जो गठबंधन कांग्रेस NCP और शिवसेना का हुआ था वो सिर्फ सरकार तक था, आने वाले चुनावों में यह गठबंधन नहीं था और ना इस पर कोई फैसला लिया गया था। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं और क्या कुछ चीजें संजय राउत के इस बयान के बाद बाहर निकलकर सामने आती हैं। अदिति, हम इस अहम मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, कांग्रेस के विधायक भी क्या इस मीटिंग का हिस्सा है? आदित्य, कांग्रेस विधायक इस बैठक में हिस्सा नहीं है, सिर्फ वही विधायक इस बैठक में है जो वरिष्ठ नेता है, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान की बात कर लें या अन्य जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें सिर्फ महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही इस बैठक में शामिल हैं जिनसे इस वक्त चर्चा की जा रही है और संजय राउत के बयान के बाद ये पूरी चर्चा यहाँ पर शुरू हुई। अदिति, और अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर है, बातचीत से ही कोई हल निकल सकता है, संजय राउत कह रहे हैं। बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं, लगातार जो खबरें आ रही हैं, स्टेटमेंट्स एक के बाद एक आ रहे हैं। संजय राउत का एक और स्टेटमेंट आया था और अब ये संजय राउत का ट्वीट है। अंकुर त्यागी, बातचीत के रास्ते खुले हैं। अभी नीलेश ने बहुत अच्छी एनालिसिस इस पर की कि एक्चुअली संजय राउत करना क्या चाहते हैं, वो अभी भी इस शय और मात के खेल में कौन आगे दिखाई दे रहा है? देखिए, जैसे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे थे, राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल रहता है और उसी संभावनाओं को तलाशने की कोशिश लगातार शिवसेना भी कर रही है, संजय राउत भी कर रहे हैं। कल के बयान में और आज के बयान में जो फर्क आ रहा है उसको आप इसी की परिपाटी मान सकते हैं। जिस तरह से उनका बयान आया है, खासतौर पर उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी कि आपको 24 घंटे का उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया, 24 घंटे में आप आ जाइए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर एक तल्ख अंदाज में जरूर एक ऑफर टाइप का है कि आप आइए, हम बात करने के लिए तैयार हैं, आपस में बात करेंगे, हो सकता है हम गवर्नमेंट से भी बाहर हो जाएं उसके बाद, ये संभावना भी है। लेकिन इसी का एक आपको रेप्लिकेशन ये है कि कांग्रेस के खेमे में इस चीज को लेकर खासी नाराजगी है। कांग्रेस का कहना है कि अगर ये आप इस बात की संभावना करते हैं तो फिर यहां से ये तीनों पार्टियों को आगे जाकर एक सरकार के तौर पे गठन करना यहां कहां तक उचित रह पाएगा। अभी फिलहाल एक और मीटिंग चल रही है, इसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, एनसीपी की जो मीटिंग चल रही है, एनसीपी की मीटिंग में भी इस तरह की बातें लगातार उठ रही है। सोर्सेज इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, ये जो बयानबाजी आज हुई है ये सिर्फ अब शिवसेना या शिवसेना के बागी विधायकों के बीच का कन्वर्सेशन नहीं रह गया है। यहां पर अलग अलग पार्टियां इससे प्रभावित हो रही हैं, चाहे वो एनसीपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, तो वहां पर भी दबी जबान पर इस बयान को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। और नीलेश करे हमारे साथ, नीलेश करे, बार बार ये बातचीत के रास्ते खुले हैं, छिपकर बात करना ठीक नहीं है, ये लगातार एक कम्युनिकेशन चैनल जो है उसे कहना चाहिए खोल रखा है शिवसेना ने। एक के बाद एक हम ये देख रहे हैं कि उधर से स्टेटमेंट्स आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। ये वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी है, ये थॉट आउट स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है। क्यों हम एक के बाद एक इस तरह से स्टेटमेंट्स देख रहे हैं? देखिए, इसको हम दो तरीकों से देख सकते हैं। एक तो आप लोगों में और आपके वोटरों में यह संदेश देना चाहते हैं कि हम नॉट रीचेबल नहीं थे। उद्धव ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री है वो नॉट रीचेबल नहीं थे, वो सबके साथ कम्युनिकेशन बनाए हुए थे, वो सबके साथ बातचीत के लिए, संवाद के लिए तैयार थे। उसके बावजूद इन विधायकों ने पार्टी आलाकमान से, ठाकरे परिवार से कोई चर्चा नहीं की और फैसला कर लिया। अगर ये उद्धव ठाकरे जी से बात कर लेते तो मामला मुंबई में ही सुलझ जाता, सूरत और गुवाहाटी जाने का वक्त नहीं आता। ये संदेश देने की और एक नैरेटिव जो है वो बनाने की कोशिश हो रही है। दूसरा, अगर हम इस बात को इस नजरिए से देख ले कि ठीक है बाहर भी निकलना पड़ता है तो चलेगा, पर हम कम से कम पार्टी बचा लेंगे, तो आप आ जाइए, भले ही हम सरकार के साथ नहीं रहेंगे पर हम एज अ पार्टी शिव सैनिक हम एक साथ रहेंगे। तो ये दो जगहों पर एक साथ निशाना साधने की कोशिश जो है वो होती नजर आ रही है। ठीक है, संगीत रागी। देखिए, जो संजय राउत एक बड़बोले व्यक्ति हैं और यदि उनका बॉडी लैंग्वेज और उनके बयान के से तल्खी गायब हो
तो मान लीजिए कि वो ये मान चुके हैं और उद्धव ठाकरे भी मान चुके हैं कि राजनीतिक बाजी वो हार चुके हैं। अब जो है वो ये दिखाना चाहते हैं, बाला साहब के को याद करके, मातोश्री जा करके वो शिव सैनिकों के मन में एक सिंपैथी वेव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अल्टीमेटली मतदाता ही तो शिव सैनिकों को चुन करके भेजा है, उनका कार्डर है, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो जानकारी है कि जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने और आदित्य ठाकरे ने शिवसेना के चुने हुए प्रतिनिधियों को बेइज्जत किया। आप देखिए, वो कहते हैं कि अयोध्या जा रहे थे, अयोध्या जाने के साथ साथ शिवसैनिक के विधायक भी जाना चाहते थे, लेकिन उनका चेक इन बैगेज तक जो है वो उद्धव ठाकरे ने उनके घर भिजवा दिया और उनको जाने नहीं दिया, क्योंकि लाइमलाइट में वो और उनके सुपुत्र ही आना चाहते थे। तो ये चीजें कई बार ऐसी नकारात्मक राजनीति, जब आपके अपने ही टीम के सदस्यों पर आपको विश्वास न रहे। एक नाथ शिंदे की फाइल बिना आदित्य ठाकरे के होकर के गुजरता ही नहीं था। कई चीजों को उन्होंने रिजेक्ट भी किया था। आपको मुख्यमंत्री आवास में कहीं एक समय जो है वो बहुत घनिष्ठता थी और आपके प्रवेश वर्जित हो जाए। बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स थे जिनके वो हिस्सा नहीं रहे हो एक नाथ शिंदे, तो ऐसी स्थिति में ये चीजें होना ही था। मुझे ऐसा लगता है कि कोएलिशन गवर्नमेंट के बाद उद्धव ठाकरे शिवसेना और शिव सैनिकों से कट गए, वो शरद पवार से जुड़ गए और शरद पवार उनके लिए राजनीतिक भस्मासुर साबित हुए हैं। ठीक है, किशोर तिवारी आपको जवाब देना चाहते हैं। किशोर तिवारी, उद्धव ठाकरे शिव सैनिकों से अलग हो गए, पुत्र मोह में वो जो जनता के साथ कनेक्ट था ठाकरे फैमिली का, वो उन्होंने खो दिया। इस तरह की बातें बीते दिनों में कई बार सुनने को मिली है। ये सब चीजें तो होना ही है कि अगर रूट के चले जाए तो उसके कारण में बीजेपी वाले या बीजेपी के मित्रगण तो बोलेंगे, लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, संजय राउत ने जो कुछ भी बोला उसका एक ही मायना है कि जो नेता अभी वहां है वो हमारे बहुत सीनियर मोस्ट नेता है और ग्राउंड के नेता है और दबंग नेता है। हम सत्ता खोने को तैयार हैं, लेकिन हम उनको खोना नहीं चाहते, यही हमारा मैसेज है। और मैं कहता हूं, एक नाथ शिंदे और बचे हुए सब बड़े बड़े नेता, ये नेता हमारे बहुत करीबी है और ये नेता की पहचान शिवसैनिक बोलकर ही है और ये पहचान वो खोना नहीं चाहेंगे। तो मुझे लगता है ये हमारा इंटरनल मैटर है और ये जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। बार बार पहचान की बात कर रहे हैं तो ठाकरे फैमिली के लिए भी तो शिवसेना वाली पहचान बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप अब ये जो पहचान का सवाल है ना, ये इस समय नेशनल डिबेट का मुद्दा बना हुआ है, ये अपने आप में बड़ी बात है। मुकेश गांधी लगातार हाथ उठा रहे थे। मुकेश गांधी, ठीक है सर, प्लीज जी। मुकेश गांधी, हाँ, एक तो आपके कंडक्टिंग के लिए मैं बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छा कंडक्ट कर रही हैं आप। पर मैं संजय राउत जी को यही कहना चाहता हूँ कि बूंद से गई वो होद से नहीं आती, और मुकद्दर का सिकंदर तो अभी शिंदे साहब बन गए हैं। और अगले महाराष्ट्र के अंदर एक नया ध्रुवीकरण होने वाला है। वो मुझे एक कॉमन मैन ऑफ महाराष्ट्र, एक मराठी कर मुंबई कर आदमी के रूप से लगता है कि अभी महाराष्ट्र में एक नया समीकरण बनेगा, एक नया ध्रुवीकरण होगा और उससे ये पूरे मुंबई और महाराष्ट्र का उत्कर्ष होगा। लास्ट 2.5 साल के अंदर मुंबई और महाराष्ट्र की प्रगति जैसे थम गई है ऐसा लगता था, और अब मुझे लगता है कि जो क्रांति की शुरुआत हुई है, ये नया समीकरण क्या होगा मेहर जी? मुकेश जी माफ कीजिएगा। नया समीकरण अभी आज की तारीख में कितना भी हमारे एनसीपी कांग्रेस के लोग भी कितना भी प्रयत्न करें, पर मुझे तो लगता है कि शिंदे जी और बीजेपी का जो भी नया समीकरण होगा, वही समीकरण महाराष्ट्र के उत्कर्ष के लिए अभी कारणभूत होगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये बीजेपी की वकालत कर रहे हैं। मैं बीजेपी की वकालत नहीं कर रहा हूँ, देखिए अंकुर त्यागी हमारे साथ है क्योंकि नए समीकरणों की बात की जा रही है, बीजेपी की मीटिंग की भी बात की जा रही थी। अंकुर त्यागी, आपके पास बीजेपी के खेमे से क्या अपडेट है? अंकुर त्यागी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विशाल पांडे, आपके पास कांग्रेस पार्टी को लेकर कोई अपडेट इस वक्त?
देखिए आदित्य, कांग्रेस पार्टी की बैठक लगातार यहां मुंबई में इस वक्त चल रही है संजय राउत के इस बयान के बाद, क्योंकि कांग्रेस के सामने भी यहां पर मुश्किलें जरूर खड़ी होंगी। हालांकि कांग्रेस के पास न खोने के लिए कुछ ज्यादा है, न पाने के लिए कुछ ज्यादा है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस को यह पता है कि जो एनसीपी और शिवसेना के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा कि सरकार यहां पर रहेगी या नहीं रहेगी। और जो शिवसेना के हालात हैं उसको देखकर कांग्रेस अंदर अंदर यह जरूर मान चुकी है कि अब सत्ता यहां से जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर शिवसेना खुद महाविकास आघाड़ी से अलग हो जाती है, जैसा संकेत संजय राउत दे रहे हैं, तो ये कांग्रेस के लिए थोड़ा धक्का जरूर लग सकता है कि 2.5 साल तक सरकार चलाई और उसके बाद फिर अब पार्टी बचाने के नाम पर शिवसेना बाहर हो रही है। अगर ऐसा होता है तो अदिति, तो देखना यह होगा कि कांग्रेस इस मीटिंग में क्या फैसला लेती है, क्योंकि नाना पटोले ने आज दोपहर में एक बड़ा बयान दिया था जी न्यूज से बातचीत के दौरान कि ये जो गठबंधन बना था महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का, ये सिर्फ सरकार तक था। आने वाले चुनावों में ये गठबंधन पर कोई फैसला नहीं हुआ था, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव और दर्शकों की दिलचस्पी होगी इस वक्त वो यही जानना चाहते हैं, क्या कांग्रेस महाविकास आघाड़ी में बने रहने को लेकर, उसे छोड़ने को लेकर कोई फैसला इस वक्त ले सकती है? देखिए आदित्य, अभी इस वक्त कांग्रेस की तरफ से यह फैसला लेना मुश्किल लगता है, क्योंकि कांग्रेस अपने ऊपर यह आरोप नहीं लेना चाहेगी कि उसकी वजह से यह सरकार गिर रही है, क्योंकि वो सेकुलर की बात करते हुए पूरी राजनीति करती है और खासतौर पर एक धर्म विशेष के वोट बैंक का प्रतिनिधित्व भी महाराष्ट्र में करने की कोशिश करती है। तो ऐसा नहीं लगता है कि इस महाविकास आघाड़ी से कांग्रेस कोई पहल करेगी निकलने को लेकर। पूजा मेहता, संजय राउत बार बार कह रहे हैं वापस आइए, मुंबई आइए, 24 घंटे में आइए और मिल लीजिए उद्धव ठाकरे से, आपकी मांग पर विचार करने के लिए हम तैयार हैं। वहां पर जो बागी विधायक हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए आदित्य, आपको बता दें, जितने भी यहाँ पर बागी विधायक हैं वो कुछ भी कहने से मना कर रहे हैं, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन एक चीज उन्होंने साफ कह दी है कि अगर कोई निर्णय लेना है तो वो एकांत शिंदे को लेना है, और साथ ही अगर कुछ बोलना भी है तो वो एकांत शिंदे ही बोलेंगे तमाम वो विधायकों के बिहाफ पर। तो कुल मिलाकर जो है कोई भी विधायक कुछ बोलना नहीं चाह रहा है, लेकिन पूरा जिम्मा जो है वो एकांत शिंदे पर ही रखा गया है कि एकनाथ शिंदे पर जिम्मा है। लेकिन आगे इनकी स्ट्रेटेजी क्या है? कब तक डटे रहेंगे गुवाहाटी में? बिल्कुल अदिति, अब से थोड़ी देर पहले ही जो अहम बैठक हुई थी वो खत्म हो चुकी है और इसी बैठक में लगभग तय हो जाना है कि आगे की रणनीति आखिरकार क्या होगी। फिर चाहे समर्थन वापस लेने की बात हो या फिर राज्यपाल से समय लेने की बात हो, वो कुल मिलाकर ये तमाम चीजें जो है इसी बैठक में डिस्कस होनी है। लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब से कुछ ही देर में शायद एकनाथ शिंदे, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हो या फिर फोन पर मीडिया को बता दे कि आखिरकार आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन जैसा कि हमने देखा है पिछले 2 दिनों में, एकांत शिंदे, शिवसेना के नेता पहुंचे हैं क्या पूजा मेहता वहां पर मुंबई से? जैसे सूरत गए थे मनाने के लिए मिलिंद नार्वेकर, पूजा मेहता। अदिति, आपकी आवाज आ रही है जी? क्या मुंबई से शिवसेना के कुछ नेता पहुंचे हैं मनाने के लिए इन विधायकों को? देखिए आदित्य, अभी तक कोई भी नेता यहाँ पर नहीं पहुंचा है, लेकिन बैठक के बाद जो 2 विधायक यहाँ से निकले थे, दीपक कासरेकर और साथ ही जो इंडिपेंडेंट विधायक है आशीष जायसवाल, वो दोनों यहाँ से निकले थे। अटकलें ठीक है, जल्दी से नीलेश करें, कमेंट में आपका चाहती हूँ। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि शिवसेना अपने जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं जिस पर अभी हम और आप बात कर रहे थे, दिखाना चाहती है कि उद्धव ठाकरे एक्सेसिबल है, कोई भी उन तक पहुंच सकता है। दूसरी तरफ और फ्रंट्स पर बात की जाए तो हर कोई वेट एंड वॉच, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, एनसीपी हो। अब इस शय और मात के खेल में क्या होता आपको दिखाई दे रहा है? जी देखिए, कानूनी सलाह ली जा रही है कि इस वक्त अगर राज्यपाल को अप्रोच करना है और राज्यपाल को जाकर ये कहना है कि हमने गुट बना लिया है और हम महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से हमारा समर्थन वापस ले रहे हैं, तो क्या किसी भी प्रकार की संवैधानिक तकलीफ में ये गुट आ सकता है। और इसके लिए न्यायिक सलाह ज़्यादातर ली जा रही है, जिसके चलते मामला रुका हुआ है। जैसे ही संवैधानिक जानकारों से और न्यायिक जानकारों से यह सलाह इस गुट को मिल जाएगी, उसके बाद आगे का कदम रखा जाएगा। कल तक
अगला कदम हमें देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल कोरोना पीड़ित है, जिसके चलते वो अस्पताल में है। उनका पदभार जो है वो गोवा के राज्यपाल को दिया गया है। तो ये भी हो सकता है कि ये सारे गुवाहाटी से विधायक गोवा के लिए उड़ान भरे, गोवा में जाए, वहां पे परेड हो और वहां परेड कर राज्यपाल के सामने वो ये नए गुट को स्थापित करने की मांग कर दे और उन्हें वहां पर मंजूरी मिल जाए। तो आने वाले 24 से 48 घंटों में ये विधायक गुवाहाटी से निकलकर हमें गोवा पहुंचते नजर आ सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट आपने कहा कि अब हो सकता है अगला पड़ाव इन बागी विधायकों का, पहले सूरत में थे फिर गुवाहाटी चले गए, अब गुवाहाटी से हो सकता है आपको गोवा में ये देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। ये स्पेशल कवरेज लगातार जारी है, आप भी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी न्यूज़।